डिजिटल संस्कृति के इस नए ज़माने से अब साहित्य संस्कृति का कोई भी मंच अछूता नहीं रह गया है। तो इस नई सांस्कृतिक दुनिया में आज सबसे पहले बात हिंदी कविता लाइव की। हिंदी कविता एक ऐसा मंच रहा है जिसमें आपको तमाम कवियों की रचनाएं सुनने को मिलती रही हैं। इस लॉकडाउन में इस मंच ने अपने साथ लगभग रोज़ तमाम कवियों और रचनाकारों को लाइव जोड़ा है। वैसे तो इस फहरिस्त में कई नाम हैं, लेकिन इस बार हम आपको सुनवाते हैं विष्णु नागर को। जाने माने कवि, कहानीकार और पत्रकार विष्णु नागर ने इस लाइव के दौरान कविता के वर्तमान हालात, कविता की राजनीति और आज के संदर्भ में बात करते हुए मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा की। कोरोना के बाद कुछ भयानक सत्य देखने को मिले हम सबको, जो भक्त कोटि के लोग हैं उनको भी। हमने देखा कि पहले तो हम सब जानते हैं, आज़ादी के बाद से तो विशेष रूप से और उसके पहले से गांव से लोग पलायन करके बड़े शहरों की तरफ जाते थे, क्योंकि वहाँ काम करने के अवसर थे, रोज़ी रोटी कमाने के अवसर थे। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हमने देखा कि लोग शहरों से, महानगरों से 2-2 हज़ार किलोमीटर चल के गर्मी में पैरों में को बुरी तरह जलाते हुए बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग चले जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में एक साथ चले जा रहे हैं। और पुलिस उनके साथ, यानी जाहिर है कि शासन के आदेश से ही पुलिस उनके साथ बर्बर व्यवहार कर रही है। जानी मानी नाट्य संस्था अस्मिता थिएटर ग्रुप ने कोरोना काल में संकट झेल रहे कलाकारों की मदद के लिए अनोखी पहल की है। तमाम ऐसे कलाकार हैं जिनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और जो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अस्मिता की पूरी टीम और इसके संस्थापक अरविंद गौड़ कलाकारों की मदद कर रहे हैं। अस्मिता की टीम के सदस्य जरूरतमंद कलाकारों को राशन और खाना पहुंचा रहे हैं। कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए अरविंद गौड़ ने निराश न होने को कहा है और इस मुहिम में लोगों को आगे आने की अपील की है। अस्मिता ने कई कलाकारों को घर जाने में आर्थिक मदद भी की है और जो भी संभव हो रहा है, टीम के कलाकार उसके लिए दिन रात जुटे हैं। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जरूरतमंद कलाकार 9711100036 पर उन्हें कभी भी फोन कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान जानी मानी लेखिका चित्रा मुदगल ने ई साहित्य आज तक में शामिल होकर इस दौरान होने वाली मुश्किलों के बारे में बताया और खासकर मजदूरों की वापसी की त्रासद स्थितियों को लेकर अपना दर्द जाहिर किया। तमाम पुस्तकों की लेखिका और ढेर सारे सम्मानों से नवाजी जा चुकी चित्रा जी के लिए आज के दौर में घर में बंद रहने की बंदिशें भी परेशान करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि लेखकों, रचनाकारों के लिए यह भयानक दौर है। इतने दौर देखे लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। फिर भी उन्होंने कहा कि वह उम्मीद नहीं छोड़ती और इंसान के साथ इंसानियत को सबसे ऊपर रखती हैं। लेकिन आज जो असमर्थता हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मनुष्य अपराधी है। मैं इस बात पर पूरा विश्वास करती हूँ। मुझे हमेशा हेमिंगवे के ओल्ड मैन अंडर सी याद रहता है। आज भी बार बार मैं याद करती हूँ उस मछेरे को, उस नाविक को जो महान समंदर उसकी व्यापकत्व में संघर्ष कर रहा होता है अपने को बचाने का और बाहर निकालने का। और तो मुझे लगता है कि प्रकृति के साथ भी जब मनुष्य लड़ता है तो लड़ करके कहीं ना कहीं बाहर निकलता है।
लखनऊ से छपने वाली त्रैमासिक पत्रिका नादरंग ने भी कला, साहित्य और संस्कृति की दुनिया में अपनी डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराई है। पत्रिका के तमाम अंकों की सामग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पेश करने और लॉकडाउन से पहले तक कला रंग जैसे महत्वपूर्ण आयोजन करने वाले पत्रिका के संपादक आलोक पराड़कर ने अपनी मुहिम को इस संकट के वक्त में भी जारी रखा है। लॉकडाउन की अवधि जब बढ़ती चली गई तो बड़ी चिंता होने लगी कि आखिर नादरंग की सामग्री को हम अपने पाठकों और कलाकारों, कला प्रेमियों तक कैसे पहुंचा सकेंगे। फिर अचानक ये विचार आया कि क्यों न ये सामग्री सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाए, और फिर हमने धीरे धीरे एक एक लेखों को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए पाठकों तक पहुंचाना शुरू किया, जिसका काफ़ी स्वागत हुआ और व्यापक प्रतिक्रिया मिली। आलोक की इस मुहिम को तमाम शख्सियतों ने सराहा है। जाहिर है लखनऊ समेत देश के तमाम हिस्सों में संस्कृतिकर्मी इस कोरोना काल में भी अपना अपना रास्ता बनाने में शिद्दत के साथ जुटे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे शब्दांकन के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और लेखक रविंद्र त्रिपाठी हर हफ्ते एक पुस्तक पर 5 मिनट की चर्चा करते हैं और इस बहाने नई पुस्तकों और लेखकों के साथ साथ फिलहाल की रचनाओं पर अपनी राय जाहिर करते हैं। रविंद्र त्रिपाठी शब्दांकन के अलावा तमाम डिजिटल मंचों पर आपको रंगकर्म और कला पर अपनी राय रखते हुए नजर आ जाएंगे। जी की जो पहली लिखी भी किताब है वो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के बारे में, अपने सत्याग्रह के बारे में लिखी हुई है जी, लेकिन भारतीयों ने उसे कम पढ़ा है, उन्हें पढ़ना चाहिए जी। पर जोसेफ के डोक की ये जीवनी जो हमारे सामने बहुत कुछ कहती है जी। मैं ज्यादा तो नहीं, एक वाक़े के बारे में बताता हूँ जी, और वो आज इसलिए बताना जरूरी है, आज के कोरोना टाइम में तो 1904 के करीब वहां पर दक्षिण अफ्रीका में प्लेग फैला था, और प्लेग फैला था और जोहानिसबर्ग में गांधी जी थे, प्लेग जोहानिसबर्ग में फैला था। गांधी जी ने जो भूमिका निभाई वहाँ, और प्लेग जो भारतीयों की मदद करने में, भारतीयों ही नहीं बल्कि जो वहाँ पर दूसरे संप्रदाय या दूसरे नेशन के थे, अंग्रेज थे, उनकी जिस तरह सेवा सुरक्षा की, इसका भी इसमें लंबा वृतांत है। इस बार आपको ले चलते हैं कला की एक अलग दुनिया में, जहां जाने माने चित्रकार, लेखक और संस्कृतिकर्मी अशोक भौमिक बता रहे हैं कि आज के संदर्भ में कला के मायने क्या हैं, उसके आयाम क्या क्या हैं। कहानीकार और रंगकर्मी अरविंद कुमार की लाइव श्रृंखला के तहत अशोक भौमिक ने कला के हर पहलू पर खुलकर चर्चा की। आइए सुनते हैं। चित्रकला को अगर समझना है तो हमें साहित्य या अन्य कलाओं की अवधारणा से हटना पड़ेगा, क्योंकि चित्रकला एक क्षणिक, एक फ्रोजन मोमेंट है, एक जमा हुआ मुहूर्त है। आपने अगर, जैसे कि आप किसी भी जगह देख लीजिए, किसी कहानी में देख लीजिए, कविता में देख लीजिए, हर कहानी या कविता का एक शुरू होता है, एक जगह से शुरू होता है और एक जगह अंत होता है। मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि एक जगह कविता शुरू होगी, कविता का अंत भी होगा, उसका शीर्षक भी होगा। कहानी भी एक जगह शुरू होती है और एक जगह खत्म भी होती है, उसका शीर्षक भी होता है। पर चित्रकला जो है शुरू भी कहीं नहीं होती और खत्म भी कहीं। जानी मानी आईटी कंपनी HCL ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों को पिछले कई सालों से तमाम माध्यमों के जरिए जारी रखा है। फेसबुक और यूट्यूब पर HCL लाइव कंसर्ट और बैठक जैसे कार्यक्रमों के जरिए और किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट के जरिए। पिछले हफ्ते इस शो में संगीत प्रेमियों को शुभा मुदगल का गायन और उनका अनुभव सुनने को मिला।